वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में हम यूनिट 5 को देख रहे हैं, जिसके भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो टॉपिक थे ना, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। उनके 600 प्रश्नों को आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। इस वीडियो में आपको 300 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से रहेंगे। तो ये मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था का पहला टॉपिक है, जिसमें हम मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा और उच्च न्यायालय को देखेंगे। साथ ही जो हाल ही में चुनाव हुए थे ना 2023 के, उनसे संबंधित भी डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कोई भी ऐसा प्रश्न जो बन सकता है आपकी परीक्षा में, लगभग उनकी सभी की संभावना है कि सभी प्रश्न यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे। टकटकी लगाकर वीडियो को देखते रहिएगा, एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी वीडियो पर नए आए हैं वो एक बार वीडियो को क्या है, लाइक तो करना ही है, शेयर भी करना है। साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको यहाँ पर एक शानदार से शानदार कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। हमारे YouTube चैनल की एक ख़ास बात बताएं आपको, तो ये है कि हम यहाँ पर बुक्स कंप्लीट कराते हैं, साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन भी आपके लिए लेकर आए हैं। तो बुक्स तो हमने कंप्लीट कराई है। यूनिट 7 आपने देखी होगी, यूनिट 9 की सीरीज़ देखी होगी, यूनिट 10 देखी होगी, परीक्षा धाम मध्य प्रदेश जी के कंप्लीट कराई है, वह भी आपने देखी होगी। तो जब बुक्स पढ़ाते हैं ना, तो उससे बाहर कहीं भी प्रश्न नहीं जाता है। लेकिन और भी जो यूट्यूब चैनल वाले हैं ना, आपने देखा होगा आजकल उनको बहुत गालियाँ पड़ रही हैं। इसकी वजह पता है क्या है? कि वो मोटी मोटी चीज़ें तो आपको पढ़ा देते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत बहुत बड़ा चढ़ाकर आपको दिखा दिया गया, और फिर वहाँ से प्रश्न मिलता नहीं है देखने को। क्योंकि आजकल जो प्रश्न है ना, वो मिल रहे हैं कहाँ से देखने को? बुक्स से प्रश्न आ रहे हैं। तो आपको कुछ भी पढ़ा दिया जाए ये तो ज़रूरी नहीं ना, आपको वो पढ़ाया जाए जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए सहायक हो सफलता दिलाने में, वो ज़रूरी होता है। तो हम इसलिए बुक्स कंप्लीट कराते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि हमारी पहले की जो क्लासें हैं, है ना, और अभी जो कंटेंट आपको मिल रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा करो और एक जगह जुड़े रहो, एक ही जगह पढ़ो कहीं पे से भी। जो भी बुक्स आपके पास है उनको बार बार रीड करो, रिवीजन सबसे ज़्यादा करो, है ना। अगर आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे ना, उतना स्ट्रॉन्ग पाओगे अपने आप को एग्ज़ाम के समय। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान प्रतिशत कितना रहा है? तो इस बार का जो विधानसभा निर्वाचन हुआ है उसमें 77.15% जो है मतदान का प्रतिशत रहा है। इसमें से 76.03% जो है महिलाओं का रहा है मतदान प्रतिशत, और 78.21% जो है पुरुष मतदाता शामिल थे। तो 78.21% पुरुष मतदाता थे और 76.03% जो है वो महिला मतदाताएँ थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2018 की तुलना में इस वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में मतदान में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? तो 2.10% की वृद्धि दर्ज की गई है। विधानसभा निर्वाचन जो 2018 था उसमें 75.05% मतदान हुआ था, और अभी आपने देखा कि 2023 वाले में कितना हुआ है? 77.15%। इस प्रकार से 2.10% की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, किस जिले में सबसे अधिक मतदान हुआ है? तो सिवनी जिले में। किसमें? सिवनी जिले में जो है सबसे अधिक मतदान हुआ है, 86.21%। जबकि अलीराजपुर जिले में जो है सबसे कम 61.81% मतदान देखने को मिला है। तो 2023 में सबसे अधिक मतदान हुआ है सिवनी जिले में, और सबसे कम मतदान हुआ है अलीराजपुर जिले में। ये जिले वाइज है था डाटा, है ना। अब विधानसभा की बात करते हैं। बोला जा रहा है कि किस विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान हुआ है? तो रतलाम जिले की जो सैलाना विधानसभा है ना, वहाँ पर सबसे अधिक मतदान देखने को मिला है, 90.10%। कितना? 90.10% मतदान किया गया है। कहाँ पर? सैलाना विधानसभा, जो कि किस जिले के अंतर्गत आती है? रतलाम जिले में है सैलाना विधानसभा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश निर्वाचन 2023 में किस विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम मतदान हुआ है? तो अलीराजपुर जिले की जो जोबट विधानसभा है ना, यहाँ पर सबसे कम मतदान देखने को मिला है। कितना? 54% मतदान जो है, सबसे कम मतदान अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा में देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान कितने चरणों में किया गया, संपन्न हुआ? तो एक चरण में ही मतदान हुआ था। 17 नवंबर को 2023 में एक चरण में पूरे प्रदेश में जो है वो मतदान किए गए थे। इसके परिणाम कब घोषित हुए थे? तो 3 दिसंबर 2023 को परिणाम इसके घोषित हुए थे।
प्रश्न क्रमांक 7 है 16वां संविधान सभा नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। 16वां विधानसभा निर्वाचन 2023 में किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान प्रतिशत सबसे अधिक रहा है? तो लखनादौन विधानसभा क्षेत्र जो है ना सिवनी जिले का, यहाँ पर सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा है। किस विधानसभा में? लखनादौन विधानसभा में। ऐसे कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं जिसमें पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं के मतदान प्रतिशत अधिक रहे हैं? तो ऐसे कुल 34 निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां पर महिला मतदाताओं ने अधिक वोट किया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थीं? तो 163 सीटें प्राप्त हुई हैं और 66 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस को और 1 सीट भारत आदिवासी पार्टी को भी प्राप्त हुई थी। प्रश्न क्रमांक 10 है 53वां जिला मऊगंज का गठन कितनी तहसीलों को मिलाकर किया गया है? तो 53वां जिला मऊगंज जो है इसका गठन 3 तहसीलों को मिलाकर किया गया है। इसमें मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी है। बाद में देव तालाब को भी शामिल कर लिया गया था। तो वर्तमान में इसमें 4 तहसीलें हैं, लेकिन जब मऊगंज का गठन हुआ उस समय 3 तहसीलें ही थीं, मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी। 54वां जिला पांडुरना जो है ना इसका गठन कब किया गया? तो 5 अक्टूबर 2023 को बना मध्य प्रदेश का 54वां जिला पांडुरना। और मध्य प्रदेश का ये पूर्णतः मराठी जिला है। 2 तहसीलें हैं इसमें, पांडुरना और सौंसर, और ये NH-47 पर स्थित है। 55वां जिला मैहर का गठन कितने तहसीलों को मिलाकर किया गया है? तो इसका गठन 3 तहसीलों को मिलाकर किया गया था, मैहर, अमरपाटन और रामनगर। 5 अक्टूबर 2023 को ये सतना जिले से अलग होकर बना और इसमें 2 विधानसभाएं हैं, मैहर और अमरपाटन। हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल की नियुक्ति कब की गई? तो वर्तमान राज्यपाल की नियुक्ति जो है 8 जुलाई 2021 को की गई थी। और वर्तमान में कौन है? श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। ये मध्य प्रदेश में शपथ लेने में 30वें और व्यक्ति के आधार पर 23वें क्रम के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए? तो ये उज्जैन दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि विजय कुमार मलिमथ, ये 27वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के हैं? 27वें क्रम के हैं रवि विजय कुमार मलिमथ। वर्तमान मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये रवि विजय कुमार मलिमथ नहीं है ना, तो ये नहीं है। अब कौन है? सुरेश कुमार कैत जो है ना ये वर्तमान में है। तो सुरेश कुमार कैत का नाम याद रखना है। और सुरेश कुमार कैत जो हैं वो 28वें क्रम के हैं। कब के हैं? 28वें क्रम के हैं सुरेश कुमार कैत। और उनकी नियुक्ति कब हुई है? तो उनकी सितंबर महीने में नियुक्ति हुई थी 2024 में। सितंबर महीने में नियुक्ति हुई है 2024 में, ये आपको याद रखना है। तो सुरेश कुमार कैथ मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। सुरेश कुमार कैथ का नाम आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं? तो जो श्री जगदीश देवड़ा हैं ये मल्हारगढ़ मंदसौर विधानसभा से निर्वाचित होकर आए हैं। मंदसौर जिले की जो मल्हारगढ़ विधानसभा है वहां से जो है जगदीश देवड़ा का निर्वाचन हुआ है। और जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला, ये रीवा विधानसभा सीट से चुनकर आए हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन हैं? तो ये 19वें हैं और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं 19वें अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश की वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि दिमनी विधानसभा सीट से चुनकर आए हैं। वर्तमान नेता प्रतिपक्ष किस विधानसभा सीट से निर्वाचित हैं? तो ये गंदवानी धार विधानसभा सीट से निर्वाचित हैं। और कौन है? तो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार। इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये जनजातीय नेता हैं, क्योंकि जनजाति वाला जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में अलग से ऐड किया गया है, इसलिए हमें इनसे संबंधित जो है महत्वपूर्ण चीज़ों को भी याद रखना है। इनका जन्म भी धार जिले में ही हुआ था और ये गंदवानी धार विधानसभा से चुनकर आए हैं। वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं। इनके बारे में इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। 16वीं विधानसभा सीट के प्रोटेम स्पीकर श्री गोपाल भार्गव
किस विधानसभा सीट से निर्वाचित हैं? तो ये रहली विधानसभा जो कि सागर जिले में पड़ती है, रहली विधानसभा, वहाँ से निर्वाचित हुए हैं। और श्री गोपाल भार्गव जो हैं 9वीं बार विधायक निर्वाचित होकर आए हैं। मध्य प्रदेश, वर्तमान में मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित होकर आई हैं? तो मध्य प्रदेश की जो 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें कुल 27 महिला विधायक चुनकर आई हैं। तो ये पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न पहले भी बने हैं। तो 27 महिला विधायक चुनकर आई हैं, जिनमें से आपको याद रखना है कि 5 महिला मंत्रिपरिषद में भी शामिल हैं। कितनी? 5 महिला विधायक जो है मंत्रिपरिषद में शामिल हैं। तो देखो, आपको एक तो 27 महिला विधायक याद रखना है, दूसरा आपको ये याद रखना है कि 5 महिला विधायक जो है मंत्रिपरिषद में हैं। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि इन 27 महिलाओं में से 10 महिलाएं जो है ना जनजातीय महिलाएं हैं। कौन सी हैं? जनजातीय महिलाएं हैं। उनका नाम भी आपको एक बार देख लेना है। जो भी आप जनजातियों के लिए यूनिट 10 के लिए जो भी बुक पढ़ रहे हो उसको करंट अफेयर से अपडेट करते रहना है। प्रश्न क्रमांक 21 है, मध्य प्रदेश से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद एल मुरुगन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किस विभाग के राज्य मंत्री हैं? तो मत्स्य पालन एवं पशुपालन डेयरी मंत्री हैं ये। एग्जाम से पहले वर्तमान में कौन क्या जो टॉपिक होता है ना करंट अफेयर्स का, उस समय की लेटेस्ट जो स्पीडी आए ना उससे पढ़ के जाना कि वर्तमान में कौन क्या। तो उसमें सारे मंत्री, अध्यक्ष, जितने भी संस्थान रहते हैं सबके प्रमुखों के बारे में दिया रहता है। तो एल मुरुगन मत्स्य पालन व पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वर्तमान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश में श्रीमती संपत्ति उइके। कौन? श्रीमती संपत्ति उइके जो है ना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हैं। और ये जो है ना श्रीमती संपत्ति उइके मंडला विधानसभा, इनके लिए याद रखनी है आपको कि मंडला विधानसभा से निर्वाचित होकर आई हैं और जनजातीय विधायक हैं। कैसी हैं? जनजातीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर आई हैं। तो जनजातीय विधायक हैं श्रीमती संपत्ति उइके। एक दूसरा नाम भी दिया हुआ है, सुश्री निर्मला भूरिया। किसका नाम लिखा हुआ है? सुश्री निर्मला भूरिया के बारे में लिखा हुआ है। ये जो है ना निर्मला भूरिया महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में। और ये पेटलाबाद झाबुआ विधानसभा से निर्वाचित हुई हैं। पेटलाबाद से निर्वाचित होकर आई हैं श्रीमती निर्मला भूरिया। इसके अलावा एक और जनजातीय नाम दिया हुआ है, श्रीमती कृष्णा गौर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं ये, है ना। पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग इनके पास है, श्रीमती कृष्णा गौर के पास। इनके अलावा आप एक नाम और याद रखिएगा, श्रीमती राधा रविंद्र सैन। क्या? श्रीमती राधा रविंद्र सैन जो है वह भी जनजातीय नेता हैं और वो सिंगरौली से चुनकर आई हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्रीमती राधा रविंद्र सैन। तो संपत्ति उइके का नाम याद रखना है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, निर्मला भूरिया महिला एवं विकास मंत्री, और श्रीमती कृष्णा गौर जो है ना पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, और घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जो कल्याण विभाग है ना उसकी स्वतंत्र प्रभार है इनके पास। और जो श्रीमती राधा रविंद्र से है ना ये भी इनके पास पंचायत एवं ग्रामीण विकास है। अगला प्रश्न है, श्री नारायण सिंह कुशवाहा किस विभाग के वर्तमान मंत्री हैं? तो श्री नारायण सिंह कुशवाहा जो है इनके पास सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग इनके पास है। और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो है ना श्री राकेश शुक्ला हैं। कौन है? श्री राकेश शुक्ला हैं, इनका नाम याद रखना है। राज्य पुनर्गठन आयोग के मध्य प्रदेश की राजधानी किस जिले का चुनाव किया गया है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में उस समय जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था तो उसने सिफारिश की थी किसको राजधानी बनाने की? जबलपुर को। लेकिन नेहरू जी के सुझाव पर किसे बनाया गया था? तो भोपाल को जो है राजधानी बनाया गया था। मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा की कार्यविधि थी, तो मध्य प्रदेश की जो प्रथम विधानसभा की कार्यविधि थी 1 नवंबर 1956 से 5 मार्च 1957 तक ही रही थी। राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप मध्य प्रदेश की चारों विधानसभाएं विंध्य प्रदेश, भोपाल, मध्य प्रदेश व सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार विधानसभा एक विधानसभा में समाहित हो गई और जिसका नाम हुआ मध्य प्रदेश। और इसकी जो पहली विधानसभा है कार्यविधि थी 1 नवंबर 1956 से 5 मार्च 1957 तक रही थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के गठन के समय विंध्य विधानसभा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के गठन के समय विंध्य विधानसभा के मुख्यमंत्री थे शंभुनाथ शुक्ल। कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल जो है मध्य प्रदेश के गठन के समय विंध्य विधानसभा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे।
अगला प्रश्न है, अविभाजित मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? तो जब छत्तीसगढ़ का निर्माण नहीं हुआ था ना, उससे पहले 320 विधानसभा सीटें हुआ करती थी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व भोपाल विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व, जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, उससे पहले जो भोपाल विधानसभा है उसके अध्यक्ष थे सुल्तान मोहम्मद खान। और मुख्यमंत्री कौन थे भोपाल विधानसभा के? तो शंकर दयाल शर्मा जो है मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद नवगठित राज्य मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद जो है मध्य प्रदेश में 288 सीटें हुआ करती थी। फिर 2001 तक आते आते धीरे धीरे संख्या बढ़ती रही, वो कितनी हो गई? 320 हो गई। फिर मध्य प्रदेश में पुनर्गठन फिर किया गया मध्य प्रदेश का, और छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, तो फिर जो है संख्या घट के 230 पर आ गई, और वर्तमान में कितनी है? 230 ही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व प्रथम आम चुनाव में मध्य भारत विधानसभा हेतु कुल कितनी सीटें थीं? तो 99 सीटें हुआ करती थी मध्य भारत विधानसभा के लिए। 99 सीटें थीं मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व, जो है मध्य भारत विधानसभा जो थी ना, उसमें 99 सीटें हुआ करती थीं। प्रश्न क्रमांक 31 है, मध्य प्रदेश विधानसभा में सामान्य वर्ग की सीटों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में पूछा जा रहा है ना, कि मध्य प्रदेश विधानसभा में सामान्य वर्ग की सीटें कितनी हैं। तो जब भी सामान्य वर्ग की सीटें निकालनी होगी तो क्या करेंगे? एससी और एसटी की जितनी भी आरक्षित सीटें हैं उनको 230 में से घटा देंगे तो निकल आएंगी। तो अभी वर्तमान में कितनी है? 148 सीटें जो हैं वो सामान्य वर्ग के लिए हैं। 35 सीटें जो हैं एससी के लिए हैं, और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्र किस जिले में आरक्षित है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्र जो आरक्षित है मुरैना, दतिया और उज्जैन। कहाँ पर? मुरैना, दतिया और उज्जैन जो है, इन जिलों में 2-2 आरक्षित स्थान हैं। कहाँ पर? मुरैना, दतिया और उज्जैन में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित लोकसभा सीट कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित लोकसभा सीट कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। तो लोकसभा की केवल 4 ही हैं, तो वो कौन सी हैं? एक तो भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन। भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन जो है ये मध्य प्रदेश में आरक्षित हैं लोकसभा सीटों के रूप में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा के समसामयिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो श्री काशी प्रसाद पांडे जो है मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम विधानसभा के समसामयिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर थे। तो काशी प्रसाद पांडे जो हैं प्रोटेम स्पीकर हुए प्रथम विधानसभा के, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम महिला प्रोटेम स्पीकर कौन थी? तो मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम महिला प्रोटेम स्पीकर हुई हैं श्रीमती जमुना देवी। तो प्रथम महिला प्रोटेम स्पीकर हैं जमुना देवी, और ये किस विधानसभा में? 12वीं विधानसभा में जो है ना, ये प्रोटेम स्पीकर के रूप में रही हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्षों में किसने सर्वाधिक विधानसभाओं में अध्यक्षता की है? तो पंडित कुंजीलाल दुबे ने 3 बार अध्यक्षता की है, प्रथम विधानसभा में, है ना, द्वितीय विधानसभा में और तृतीय विधानसभा में। इस प्रकार से 11 वर्ष 4 माह 5 दिन तक इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहे हैं ये। तो यही सर्वाधिक लंबे समय तक भी रहे हैं, और सर्वाधिक बार भी इन्होंने ही की है, 3 बार, है ना। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो श्री विष्णु विनायक सरवटे जो हैं मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष हुए हैं। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे, ये राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं, और इनका जन्म जो है वो नीमच जिले में हुआ था। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो श्री विश्वनाथ यादव राव तामसकर जो है ना, ये विधानसभा प्रथम विधानसभा जी थी जो, उसमें नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे हैं। नवगठित मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 1957 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? तो नवगठित मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जब 1957 हुए, है ना, तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 232 सीटें प्राप्त हुई थी। किस में से? 238 में से 232 सीटें प्राप्त हुई थी 288 में से।
मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिला उम्मीदवार विजयी रहीं? तो जब मध्य प्रदेश का प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ उस समय 15 महिलाएं जो हैं चुनाव जीतकर आई थीं। और वर्तमान के जो चुनाव हुए हैं 2023 के, उसमें कितनी महिलाएं चुनाव जीतकर आई हैं? तो अभी आपसे हमने आपको बताया था, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि कितनी महिलाएं जो हैं चुनकर आई हैं। नए मध्य प्रदेश के पुरोधा के रूप में किन्हें स्मरण किया जाता है? तो नए मध्य प्रदेश के पुरोधा के रूप में मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को स्मरण किया जाता है। ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, केवल 60 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे थे। मध्य प्रदेश में किसी एक कार्यकाल में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो किसी एक कार्यकाल की बात की जा रही है ना, कार्यकाल की, तो अर्जुन सिंह जो है ना, ये मात्र केवल एक दिन के लिए, एक दिन के लिए किसी कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो राजा नरेंद्र सिंह हैं ये 13 दिन तक, और भगवंत राव मंडलोई जो हैं वो 21 दिन तक मुख्यमंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? तो कैलाश चंद्र जोशी जो है ये मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुए, जो 6ठी विधानसभा में जनता पार्टी की तरफ से चुने गए थे। वीरेंद्र कुमार सखलेचा दूसरे गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कहलाते हैं। कौन अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में सदन का नेता नहीं रहा है? तो गोविंद नारायण सिंह जो हैं ये अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में सदन के नेता नहीं थे। इस समय सदन की नेता विजया राजे सिंधिया हुआ करती थीं, और ये चतुर्थ विधानसभा का समय है। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उमा भारती जो हैं मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, अनुच्छेद 163 में बताया गया है। तो आपके लिए होमवर्क है कि जितने भी अनुच्छेद हैं ना, एक बार उनको सारे के सारे जाके आप पढ़ लीजिएगा, है ना। अनुच्छेद जरूर पढ़ने हैं, अनुच्छेद से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में डकैत फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था? तो अर्जुन सिंह के समय में डकैत फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था, और अर्जुन सिंह के समय पर ही भोपाल में 1984 में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में भीषण गैस कांड हुआ था। तो यह भी घटना कब की है? 1984 की है, और इस समय भी अर्जुन सिंह ही मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजा नरेश चंद्र सिंह जो है ना, ये मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, और ये चतुर्थ विधानसभा में मुख्यमंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल हैं इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। और कौन थे प्रथम राज्यपाल? पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हुए हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किन के परामर्श से की जाती है? तो संघीय मंत्रिपरिषद की जो परामर्श से मध्य प्रदेश हो या किसी भी राज्य का राज्यपाल हो, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किसकी परामर्श से? संघीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से। अनुच्छेद जो 153 है इसमें बताया गया है कि राज्यों में राज्यपाल होगा, और 154 जो है इसमें बताया गया है राज्य की कार्यपालिकी शक्तियों के बारे में। और जो अनुच्छेद 156 है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, ये बताया गया है अनुच्छेद 156 में। साथ ही यह भी लिखा है साथ में कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेंगे। राज्यपाल के पद हेतु अर्हताएं संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 157 में है। किसमें? अनुच्छेद 157 में है। कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं? एक तो वो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की जो है आयु पूर्ण कर चुका हो, और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ऐसा व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 213 में निहित है कि राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213 ये बताता है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 201 जो है राज्यपाल द्वारा विधेयक को सहमति के विचार के लिए सुरक्षित रखना जो है 201 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो जो बलराम जाखड़ हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। भारत के 9वीं लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ सबसे लंबे समय 9 साल 10 महीने और 27 दिनों तक लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। तो बलराम जाखड़ जो हैं इनका नाम आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरला ग्रेवाल जो हैं मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थीं, और ये 31 मार्च 1989 से 5 फरवरी 1990 तक मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही हैं।
अगला प्रश्न है कि किन का मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 3 कार्यकाल हो चुका है। तो भगवत दयाल शर्मा का 3 कार्यकाल हो चुका है, ये 3 कार्यकाल पूर्ण किए हैं इन्होंने। भगवत दयाल शर्मा, बी.डी. शर्मा हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे और मध्य प्रदेश में ये 3 बार राज्यपाल बने हैं। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे अवधि तक राज्यपाल कौन रहे हैं। तो हरि विनायक पाटस्कर जो हैं ये मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक जो है राज्यपाल रहे हैं। श्री हरि विनायक पाटस्कर मध्य प्रदेश में सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक छोटा कार्यकाल किसका है। तो जस्टिस पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित का सबसे छोटा कार्यकाल है राज्यपाल के रूप में। जस्टिस पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित केवल 7 दिनों तक ही राज्यपाल रहे थे। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। तो 30 अप्रैल 1977 को जो है मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इस समय राज्यपाल थे एस.एन. सिन्हा, इन्हीं के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और समय था 6वीं विधानसभा का। मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। तो 3 बार लागू किया गया है अभी तक राष्ट्रपति शासन, 1977 में, 1980 में और 1992 में। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 356 और 365 में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार क्षेत्र में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम से की गई थी। तो भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1935 का जो अधिनियम है इसके द्वारा सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार क्षेत्र में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुई और कहाँ पर, जबलपुर में की गई थी। अगला प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठों का गठन कब किया गया। तो 28 नवंबर 1968 को किया गया था। कब, 28 नवंबर 1968 को। कौन कौन सी खंडपीठ हैं, ग्वालियर और इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ हैं और भोपाल में भी प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर का निर्माण किसने कराया था। तो राजा गोकुल दास ने जो है ना मध्य प्रदेश की जो मुख्य पीठ है ना जबलपुर, उसका निर्माण कराया था। जबकि इनके पुत्र सेठ गोविंद दास भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सांसद व हिंदी साहित्यकार भी रहे हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर भवन के वास्तुकार कौन है। तो हेनरी इरविन जो है ना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वास्तुकार थे, हेनरी इरविन। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो है ना मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। इन्होंने 1 नवंबर 1956 से 12 दिसंबर 1958 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 है, इसके तहत मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। संविधान का जो भाग 6 है उसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 214 से 237 जो है राज्य की न्यायपालिका का उल्लेख करते हैं। देश का पहला डिजिटल हाई कोर्ट है। तो देश का डिजिटल हाई कोर्ट कौन सा है। तो मध्य प्रदेश देश का पहला डिजिटल हाई कोर्ट है। मध्य प्रदेश जो है देश का पहला डिजिटल हाई कोर्ट है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 231 जो है ना ये बताता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद, 231। वहीं जो 226 है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है और 222 जो है ना एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में एक जज के स्थानांतरण से संबंधित है, अनुच्छेद 222। मध्य प्रदेश के किस मुख्य न्यायाधीश को पूरे कार्यकाल हेतु उपराष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मध्य प्रदेश के किस मुख्य न्यायाधीश को जो है पूरे कार्यकाल के लिए हेतु उपराष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये हैं जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ये भारत के 6वें उपराष्ट्रपति रहे हैं और ये मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, एम हिदायतुल्ला। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत पदों की संख्या है। तो कुल स्वीकृत पदों की संख्या उच्च न्यायालय में कितनी है, 53 है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में, जिसमें से अभी कुल 32 न्यायाधीश कार्यरत हैं और 21 पद जो हैं वो खाली हैं।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी सरोजनी सक्सेना थी। कौन थी? सरोजनी सक्सेना थी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश JS वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो ये सतना जिले में हुआ है। कहाँ हुआ है? सतना जिले में हुआ है। भारत के जो भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं JS वर्मा, इनका जन्म सतना जिले में हुआ था 1933 में 18 जनवरी के दिन। मध्य प्रदेश में जन्मे रमेश चंद्र लाहोटी भारत के किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने? तो रमेश चंद्र लाहोटी जो है ना, ये 35वें क्रम के भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। रमेश चंद्र लाहोटी, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है और ये 35वें क्रम के भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायालय की स्थापना की जाती है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 233 है, इसके तहत जिला न्यायालय की स्थापना की जाती है। जब जिला न्यायालय से संबंधित प्रश्न आए तो अनुच्छेद 233 आपको याद रखना है। और नियुक्ति कौन करता है जिला न्यायालयों में? तो राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 6 में 233 से 237 तक जो है अधीनस्थ न्यायालय का वर्णन है। किसका है? अधीनस्थ न्यायालय का वर्णन है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राजस्व मंडल एवं राजस्व न्यायालय का गठन किस जिले में किया गया है? तो ये ग्वालियर जिले में किया गया है। कहाँ पर? ग्वालियर जिले में आपको इसका वर्णन देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय कहाँ स्थापित है? तो मध्य प्रदेश का जो औद्योगिक न्यायालय है इंदौर जिले में है। वहीं मध्य प्रदेश पर्यावरण न्यायालय की स्थापना भोपाल में है। तो औद्योगिक न्यायालय पूछा जाए तो इंदौर याद रखना है और मध्य प्रदेश पर्यावरण न्यायालय पूछा जाए तो भोपाल को याद रखना है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो ग्वालियर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो ग्वालियर में हुआ है। भारत के 10वें प्रधानमंत्री वर्ष 1998 से वर्ष 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। कहाँ पर? ग्वालियर में। प्रश्न क्रमांक 78 है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर किस संगठन के संस्थापक सदस्य रहे हैं? तो भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय श्रमिक संगठन था ये। इसकी स्थापना भोपाल में महान विचारक स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी द्वारा किया गया था और बाबूलाल गौर इसके संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कितनी बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं? तो ये 5 बार जो है लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 5 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के जो प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री की बात की जा रही है। तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा जो हैं प्रथम उप मुख्यमंत्री बने थे। वर्ष 1967 में बने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री गोविंद नारायण सिंह थे। तब कुल 7 उप मुख्यमंत्री बने थे। कैसी मजबूरी की सरकार रही होगी। मध्य प्रदेश के तीसरी बार लगे राष्ट्रपति शासन में मुख्यमंत्री कौन थे? तो जब मध्य प्रदेश में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय सुंदरलाल पटवा जो हैं मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल की सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक है? तो हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस जो है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जो कि राज्यपाल रहे हैं, इनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो क्या सिंबल चेंगल राव रेड्डी जो है ना, ये मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल की बात की जा रही है तो श्री पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित जो हैं मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल हुए हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री निरंजन नाथ बांचू का जन्म कहाँ हुआ था? तो निरंजन नाथ बांचू का जन्म जो है सतना में हुआ था। ये केरल में भी राज्यपाल रहे हैं एवं मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रहे हैं। तो निरंजन नाथ बांचू केरल के राज्यपाल रहे हैं और मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में द्वितीय राष्ट्रपति शासन 1980 के दौरान प्रदेश का राज्यपाल कौन था? तो उस समय राज्यपाल थे चेम्पूदिरा
मुथाना पुनाचा जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। और जो चिंपुदरा मुथाना पुनाचा हैं ये कुर्ग के मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं पहले, है ना। तो ये जब द्वितीय राष्ट्रपति शासन लगाया गया मध्य प्रदेश में उस समय ये राज्यपाल थे और कुर्ग के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश में तृतीय राष्ट्रपति शासन के दौरान प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो जब मध्य प्रदेश में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा उस समय कुंवर मोहम्मद अली जो है ना, महमूद अली, ये राष्ट्रपति थे। कौन थे? कुंवर महमूद अली, ये राष्ट्रपति थे उस समय। माफ कीजिए, देखो राष्ट्रपति शासन के दौरान जब तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा ना उस समय कुंवर महमूद अली जो है राज्यपाल थे, ना कि राष्ट्रपति। तो कौन थे? राज्यपाल थे। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी? तो श्री राम प्रकाश गुप्त जो है ना, ये पहले राज्यपाल हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। पीपल पार्लियामेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन किन की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो डॉक्टर बलराम जाखड़ जो कि राज्यपाल रहे हैं मध्य प्रदेश की, ये पीपल पार्लियामेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इनकी पुस्तक है। मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल होने का गौरव किन्हें प्राप्त हुआ है? तो श्रीमती आनंदीबेन जो है ना, मफत भाई पटेल, आनंदीबेन, इनको दूसरे राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश की। एक गुजरात राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी इनके पास है। अनकहा लखनऊ किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो लालजी टंडन के द्वारा रचित पुस्तक है अनकहा लखनऊ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत राव मंडलोई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत राव मंडलोई का जन्म खंडवा जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं? तो कैलाश नाथ काटजू जो है ना, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री राज्यपाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के कोइन से मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से में पहले गृह विधि एवं रक्षा मंत्री बने। तो पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के इनमें से कौन से मुख्यमंत्री केंद्र सरकार में पहले गृह मंत्री बने, फिर विधि मंत्री और फिर रक्षा मंत्री बने? तो कैलाश नाथ काटजू जो है ना, ये मध्य प्रदेश में गृह मंत्री, भारत सरकार में गृह मंत्री रहे हैं, है ना, विधि मंत्री रहे हैं और रक्षा मंत्री रहे हैं, फिर जाके मुख्यमंत्री भी रहे हैं। साथ ही कैलाश नाथ काटजू के बारे में ये भी याद रखना है कि ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो श्री विश्वनाथ यादवराव तामस्कर जो है ना, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे। कौन? श्री विश्वनाथ यादवराव तामस्कर। मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य किस राज्यपाल को माना जाता है? तो मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य जो है द्वारिका प्रसाद मिश्र को माना जाता है, पंडित श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र को माना जाता है। इनकी आत्मकथा है लिविंग इन एरा जो है ना, द्वारिका प्रसाद मिश्र की आत्मकथा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्व का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 167 जो है इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को सूचना प्रदान करने संबंधी मुख्यमंत्री के दायित्व होंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री को एशियाई विकास बैंक, मनीला और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक में भारत का गवर्नर मनोनीत किया गया? तो श्री प्रकाश चंद्र सेठी को जो है एडीबी, मनीला और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक में गवर्नर नियुक्त किया गया था। 99वां प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जी.1 ओझा, है ना। तो जी.के. ओझा होना चाहिए, न्यायमूर्ति जी.के. ओझा। 100वां प्रश्न है, इंडियान्स एनवायरमेंटल कॉमर्स कसर्स व इंडियास सेंचुरी नामक पुस्तक किनके द्वारा रचित है? तो श्री कमलनाथ के द्वारा इन दोनों पुस्तकों का रचना की गई है। अब हम अगले टॉपिक पर पहुंचेंगे और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था। हमारा अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, हमारा अगला टॉपिक है। यह अभी आप जो वीडियो देख रहे हो ये हमारे वन लाइनर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें हम यूनिट 5 को कंप्लीट कर रहे हैं और उसके बाद जो है यूनिट 6 हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित जो यूनिट है वो शुरू होगी। तो हम आपको बताएं कि
आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि 5 जनवरी से जो है हमारी कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ शुरू होगी वीडियो सीरीज़ के माध्यम से। उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी और पीडीएफ के लिए क्या करना है, जो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पर जाएं और सर्च करें अधिकारी बाबू पीएससी, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही आप सर्च करेंगे तो जो लोगो यूट्यूब चैनल पर लगा हुआ है ना वही फ़ोटो वहाँ पर लगी हुई है, तो वही डीपी में लगी हुई है, वहाँ पर लोगो लगा हुआ है। तो उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। हमारे 2 ग्रुप हैं, एक तो है अधिकारी बाबू पीएससी और एक है अधिकारी बाबू एमपीपीएससी। जब सर्च करेंगे तो आपको मिलेगी और दोनों पर एक ही जैसी फ़ोटो लगी हुई है, तो उसको ज्वाइन कर लेना है। बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारा कंटेंट आपको वहाँ पर मिलेगा। साथ ही बहुत सारी नई पीडीएफ भी जो है ना समय समय पर अपलोड की जाएंगी वहाँ पे, तो आपको जो है उनका लाभ उठाना है। कंप्लीट टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, कंप्लीट कवरेज रहेगी सिलेबस की, है ना। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जहाँ से कोई भी क्वेश्चन बच सके। तो जब हमारी टेस्ट सीरीज लगाई जाएगी ना 5 जनवरी से, अगर आप सारे के सारे टेस्ट लगा लेते हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है प्रीलिम्स परीक्षा में। अब आप ध्यान से समझो चीज़ों को थोड़ा। देखो, अभी वन लाइन और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से हम कितने 9000 प्रश्न कंप्लीट करने हैं हमें वन लाइन और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से। ये जो अभी सीरीज आप जिस वीडियो को अभी देख रहे हो इस प्रकार की वीडियो से, इसके बाद जैसे ये कंप्लीट होगी ना फिर कुछ मैराथन वीडियो आएंगे और पूरे दिसंबर में आपको अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेना है। और 1 जनवरी को आप थोड़ा सेलिब्रेट भी कर लेना, है ना, वो भी जीवन का हिस्सा है तो उसको भी ऐसा नहीं है तो उसको भी सेलिब्रेट कर लेना है। लेकिन 5 जनवरी से जो है हमारी टेस्ट सीरीज शुरू होगी ना तो पूरे 1 महीने टेस्ट चलेंगे और प्रतिदिन 2 टेस्ट होंगे। इस प्रकार से जो है हम 60 से 70 टेस्ट जो है कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट टेस्ट सीरीज रहेगी, कंप्लीट। इससे अच्छी टेस्ट सीरीज आपको पूरे यूट्यूब चैनल कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो और लोग क्या करते हैं कि 10-12 टेस्ट आपको पकड़ा के, है ना, 1000-2000 रुपये में, 4000 रुपये में ऐसे लेके आप टेस्ट सीरीज खरीदते हो, टेस्ट लगाते हो। यहाँ पर टेस्ट लगाने का सबसे बड़ा एक फ़ायदा होगा कि आप देख पाओगे कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। दूसरा ये है कि जब उसका एक्सप्लेनेशन आपको समझाया जाएगा वीडियो के माध्यम से तो आपका कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों ही क्लियर होते जाने हैं। तो इसलिए जो है 5 जनवरी से जो टेस्ट सीरीज शुरू होगी ना वो रामबाण सिद्ध होने वाली है इस परीक्षा के लिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन तैयार हो टेस्ट सीरीज के लिए, है ना। तब तक आप पढ़ते रहिए। अभी कितने दिन हैं, तो अभी 14 दिसंबर हो गया है आज, है ना। तो 14 दिसंबर, तो अभी ये 15 दिन ये मान लो और 5 दिन वो हैं, तो 4 दिन वो, तो 19-20 दिन है पढ़ाई के लिए आपके लिए। तब तक अच्छे से रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस फील हो क्वेश्चन लगाते समय। जब आप क्वेश्चन लगाएं ना यूट्यूब पर, जब वीडियो में आप क्वेश्चन लगाएं और उनका जवाब दें, तो मतलब ये है कि 90+ स्कोर होना चाहिए आपका, कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलना चाहिए। और जो नहीं मिलेगा उसको फिर एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आप समझोगे ही साथ साथ। तो वीडियो को टकटकी लगाकर अभी देखते रहिएगा, तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। ये जो प्रश्न अभी कंप्लीट कराए जा रहे हैं इनमें से भी कुछ प्रश्न वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय राज्य एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, इसका जो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1962 किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। तो जो पंचायत राज अधिनियम 1962 का है इसके लिए पांडे समिति याद रखनी है। 1962 में काशी प्रसाद पांडे के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया और इसके ही आधार पर 1962 का जो पंचायती राज अधिनियम है ये लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1962 के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर चुनाव किस वर्ष संपन्न कराए गए थे। तो 1965 में जो है इस अधिनियम के तहत पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत स्तर के चुनाव जो है वो कराए गए थे। जबकि जनपद पंचायत पूछा जाए तो 1971 में हुए थे प्रथम चुनाव। तो 1965 में पहली बार ग्राम पंचायत के चुनाव कराए गए थे। किस अधिनियम के तहत? मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1962 के तहत। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब से लागू हुआ। तो जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। कब? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ये जो संविधान संशोधन है इसके माध्यम से भारतीय संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 एवं 11वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई थी। तो संविधान का भाग 9 जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 एवं अनुसूची क्रमांक 11 को जोड़ा गया था।
29 विषय शामिल किए गए थे। किसके? पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इनमें ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार के विषय हैं। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन 1992 से संविधान के किस अनुच्छेद का वास्तविक संबंध है? तो देखो, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 44 है ना, जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, ये क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों की व्यवस्था का उल्लेख करता है। और 73वां संविधान संशोधन क्या करता है? ग्राम पंचायतों की व्यवस्था का उल्लेख करता है, इसलिए सीधा संबंध है उसका अनुच्छेद 44 का। 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची संविधान में शामिल की गई? तो 11वीं अनुसूची को जो है संविधान में शामिल किया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं इस अनुसूची में। प्रश्न क्रमांक 6 है किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को एक हस्तांतरित विषय में परिवर्तित कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय में परिवर्तित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में पंचायत को मंडल पंचायत के नाम से जाना जाता है? तो तमिलनाडु में जो है पंचायत को मंडल पंचायत के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं पंचायत को? तो आंचलिक परिषद कहते हैं। और बिहार में पंचायत समिति कहा जाता है। पंजाब राजस्थान में जनपद पंचायत, मध्य प्रदेश में है ना, और आंचलिक पंचायत असम में, जबकि मंडल पंचायत तमिलनाडु में कहा जाता है। अगला प्रश्न है पंचायती राज्य व्यवस्था की नींव डालने का श्रेय किन्हें जाता है? तो राजीव गांधी को जाता है पंचायती राज्य व्यवस्था की नींव डालने का श्रेय। राजीव गांधी की सरकार की ओर से ही 64वें संविधान संशोधन विधेयक के आधार पर नरसिम्हा राव सरकार ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो पारित किया है। इसका आधार क्या था? तो 64वां संविधान संशोधन जो है विधेयक जो है ना, इसका आधार था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार और कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हर एक स्टेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है, स्टेट पीएससी में, कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1992 को। कब? 2 अक्टूबर 1952 को, 92 नहीं 1952 को, है ना। तो 1952 में जो है 2 अक्टूबर के दिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। किसकी सहायता से? अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज्य प्रणाली का शुभारंभ जो है, भारत में पंचायती राज्य प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां से हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है किन दिवसों पर ग्राम सभा की बैठक का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाता है? तो गणतंत्र दिवस, श्रम दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती, ये 4 ऐसे अवसर हैं जब ग्राम सभा का बैठक का आयोजन किया ही जाता है, अनिवार्य ही है कि किया ही जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 है किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है? तो बलवंत मेहता समिति। कौन सी समिति है? बलवंत मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। कौन सी समिति? बलवंत मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1956 में किया गया था और 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की थी। बलवंत राय समिति ने पंचायती राज हेतु स्थानीय स्वशासन के लिए सिफारिश की। तो क्या सिफारिश की थी? त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। किसे? त्रिस्तरीय व्यवस्था की। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में 4 स्तरीय व्यवस्था है? तो पश्चिम बंगाल में जो है 4 स्तरीय व्यवस्था है। एक तो ग्राम पंचायत, अचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। इस प्रकार से 4 स्तरीय व्यवस्था है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। दिमाग में बिल्कुल मध्य प्रदेश ही चलता रहता है। 15वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ सहित
अविभाजित मध्य प्रदेश में नवीन पंचायती राज कब लागू किया गया? तो 25 जनवरी 1994 को छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश में नवीन पंचायती राज कब लागू किया गया था? 25 जनवरी 1994 को। मध्य प्रदेश में जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है, उसको क्रियान्वयन करने के लिए 29 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 लाया गया। इस अधिनियम को 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल ने स्वीकृति दी। इसके पश्चात 25 जनवरी 1994 को इसे लागू कर दिया गया था। तो देखो, सबसे पहले केंद्रीय लेवल पर बना एक अधिनियम, जिसे हम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं, 1992 में, वो लागू हुआ था कब? 1993 में, है ना। और फिर जो है मध्य प्रदेश सरकार ने भी उसी की तर्ज पर एक अधिनियम बनाया और उसे मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 का नाम दिया गया, जो कि लागू हुआ है 94 में। प्रश्न क्रमांक 16 है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के किस संशोधन के द्वारा सहयोजन प्रथा को समाप्त किया गया? तो बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के किस संशोधन के द्वारा? तो प्रथम संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रथम संशोधन के द्वारा सहयोजन प्रथा समाप्त कर ग्राम सभा की मासिक बैठक की अनुशंसा को बाध्यकारी बनाया गया था। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में द्वितीय संशोधन कब किया गया? तो 23 दिसंबर 1994 को। कब? 23 दिसंबर 1994 को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में द्वितीय संशोधन किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से जनपद तथा जिला पंचायतों को उनकी स्थायी समितियों की संख्या एवं विषय परिवर्तन के अधिकार दिए गए थे। किसको? जनपद एवं जिला पंचायतों को। प्रश्न क्रमांक 18 है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में पंचायत निधि निर्माण संबंधी प्रावधान कब से लागू हुए हैं? तो 28 दिसंबर 1996 से जो है पंचायत निधि निर्माण संबंधी प्रावधानों को लागू किया गया था। कब? 28 दिसंबर 1996 से। प्रश्न क्रमांक 19 है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 का नाम मध्य प्रदेश पंचायती राज कब किया गया? तो 26 जनवरी 2001 को किया गया था। क्या? 26 जनवरी 2001 को। प्रथम संशोधन द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज्य कर दिया गया। उद्देश्य ग्राम सभा को अधिक सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाना है। प्रश्न क्रमांक 20 है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करना किसका कार्य है? तो जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है ना, कौन सा? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो होता है ना, इसको क्रियान्वित करना का कार्य किसका है? तो जनपद पंचायत का है। किसका है? जनपद पंचायत का है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का कार्य। प्रश्न क्रमांक 21 है, गांव में सड़क, भवन, पुल, शौचालय, कुएं आदि का निर्माण किसकी जिम्मेदारी है? तो गांव में सड़क, भवन, पुल, शौचालय, कुएं आदि का निर्माण करना किसकी जिम्मेदारी है? तो ग्राम पंचायत की। किसकी है? ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। गांव में सड़क, भवन, पुल, शौचालय, कुएं आदि का निर्माण करना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 313 है मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या। जनपद पंचायतों में वार्डों की संख्या कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक जो है वो 25 होती है। किसमें? जनपद पंचायत में। लेकिन ग्राम पंचायत में 10 से 20 वार्ड होते हैं ग्राम पंचायत में। जनपद पंचायत के सदस्यों का चुनाव किस रीति से होता है? तो प्रत्यक्ष रीति से होता है सदस्यों का। सदस्यों की बात की जा रही है, अध्यक्ष की नहीं है ना। तो प्रत्यक्ष रीति से होता है सदस्यों का चुनाव जनपद पंचायत में, और जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं ना, उनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से इनको सदस्य चुनते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितनी नगर पालिकाएँ हैं? तो मध्य प्रदेश में 98 नगर पालिकाएँ हैं। कितनी हैं? 98 नगर पालिकाएँ हैं। 18 नगर निगम हैं, 98 नगर पालिकाएँ हैं, और 264 जो हैं नगर पंचायत कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, कितनी आबादी वाले क्षेत्रों में एक जिला पंचायत का गठन किया जाता है? तो 50,000 से अधिक। 50,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में जो है एक जिला पंचायत का गठन किया जाता है। इसमें कम से कम 10 वार्ड और अधिकतम 35 वार्ड हो सकते हैं। तो जिला पंचायत में कम से कम 10 वार्ड और अधिकतम जो है वो 35 वार्ड हो सकते हैं। और जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 50,000 या उससे अधिक जो है जनसंख्या होनी चाहिए। जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं ना, उनका निर्वाचन तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन जो अध्यक्ष होता है ना, उसका निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
प्रश्न क्रमांक 26 है, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो मध्य प्रदेश में जो ग्राम पंचायत में सचिव होता है ना, आपने देखा होगा, उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है और एक सरकारी जो है कर्मचारी होता है। तो पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी पंचायत सचिव होता है, राज्य सरकार जो है इसकी नियुक्ति करती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नगर परिषदों के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन की देखभाल हेतु कौन उत्तरदायी है? तो मध्य प्रदेश में जो नगर परिषदें हैं उनके वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन की देखभाल हेतु कौन उत्तरदायी होता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिम्मेदार होता है। कौन? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। प्रश्न क्रमांक 28 है, मध्य प्रदेश में नगर निगम किसकी अधिसूचना द्वारा एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए गठित किया जा सकता है? तो मध्य प्रदेश में नगर निगम किसकी अधिसूचना द्वारा एक बड़े शहरी क्षेत्र में गठित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल की अधिसूचना के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 29 है, मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव के नियंत्रण एवं अधीक्षण का कार्य किसका है? तो जो मध्य प्रदेश में नगर निगम के चुनाव होते हैं ना, उनके नियंत्रण एवं अधीक्षण का कार्य किसका है? तो ये है राज्य निर्वाचन आयोग का। राज्य निर्वाचन आयोग का। और राज्य निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है आपको मिलेगा संविधान के अनुच्छेद 234 या में, है ना। तो आपको इंग्लिश में याद रखना है पहले तो कि ये क्या होता है, कि 234 या को इंग्लिश में क्या कहते हैं। 482 या को शायद टी कहा जाता है या फिर के कहा जाता है। के नहीं, टी ही है ना। हाँ, एक मिनट रुकिएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लियर कर ही लेते हैं, है ना। बाद के काम नहीं, अभी जो कुछ है अभी होगा और इसी समय होगा और यहीं पर होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो नगर निगम के चुनाव हैं वो किसके अधीक्षण में होते हैं? तो ये होते हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है ना, उसके द्वारा कराए जाते हैं। और राज्य निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है कहाँ मिलेगा? 243 के में मिलेगा। किसके लिए? पंचायतों के लिए। और 243 दो जगह उल्लेख मिलता है, एक ही अधिनियम में। और 243 जो के है पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात करता है, 243। और 243 टी, क्या 243 टी जो है ना, 243 जेड ए याद रखना है, नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन, है ना। तो ये एक आयोग होगा, है ना, ये आपको याद रखना है 243 जेड ए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास डाटा हमने ओपन कर लिया है। अब जो भी डाउट रहेगा ना उसको साथ ही कंप्लीट करते जाएंगे। अगला प्रश्न है, नगर निगम का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 21 वर्ष होनी चाहिए नगर निगम का सदस्य बनने के लिए। नगर निगम का कार्यकाल कितना होता है? तो नगर निगम का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष होता है। नगर निगम का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ग्राम सभा हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो ग्राम सभा हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या जो है वो 200 है, कि कम से कम 200 व्यक्ति तो हो उसमें शामिल होने ही चाहिए। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार किसको है? तो जो ग्राम का प्रधान होता है उसके पास अधिकार है कि वो ग्राम सभा की बैठक को बुला सकता है। बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 5वें भाग की उपस्थिति जरूरी है। प्रश्न क्रमांक 34 है, 1000 तक की आबादी वाले गाँव में कितने ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं? तो 10 ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं 1000 की आबादी में। 10 ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं। 2000 की आबादी में 11 सदस्य और 3000 तक की आबादी में 15 सदस्य होने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 35 है, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, विधायक व सांसद किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, विधायक होते हैं और सदस्य सांसद होते हैं वो जिला पंचायत के पदेन सदस्य हुआ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 36 है, पंचायत मिशन मोड परियोजना का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया था? तो सभी पंचायतों को जो है सक्षम और सशक्त बनाने के लिए पंचायत मिशन मोड परियोजना का प्रारंभ किया गया। और प्रश्न क्रमांक 37 है, ग्राम प्रधान को हटाने के लिए ग्राम सभा का आवश्यक बहुमत क्या है? तो 2/3 बहुमत। कितना है? 2/3 बहुमत आवश्यक होता है।
हमारा अगला प्रश्न है, पंचायतों के कोई 3 अनिवार्य कार्य कौन कौन से हैं? तो पेयजल व्यवस्था, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की रक्षा और बाजारों का प्रबंधन करना, ये पंचायतों के 3 अनिवार्य कार्य हैं। इसके अलावा जो है सड़कें व नालियाँ बनवाना, लोक व्यवस्था में सरकार का सहायता प्रदान करना सरकार को, ये सब जो हैं क्या हैं, पंचायतों के अनिवार्य कार्य हैं। जो पंचायतों के जो कार्य हैं वो 2 भागों में बांटे गए हैं, एक तो अनिवार्य और एक होते हैं स्वैच्छिक। अगला प्रश्न है, पंचायतों के कोई 2 स्वैच्छिक कार्य कौन कौन से हैं? तो पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना और मनोरंजन के साधनों का प्रबंधन करना जो है ये स्वैच्छिक कार्यों में शामिल किया गया है। इन कार्यों को आप एक बार जो है पढ़ के जाइएगा, और इसका जो इनके कार्यों से संबंधित जो फ़ोटो है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो उन्हें आप देख लेना। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपको पता ही है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है ना वही आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करें, और जो यूट्यूब चैनल पे लोगो लगा हुआ है ना वही सेम लोगो बिल्कुल वहाँ पर लगा हुआ है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 40 है, ग्राम पंचायत के निधि कोष का संचालन किसके माध्यम से होता है? तो ग्राम पंचायत के जो निधि कोष होती है इसका संचालन ग्राम प्रधान तथा पंचायत विकास अधिकारी के द्वारा किया जाता है। ग्राम प्रधान तथा पंचायत विकास अधिकारी जो होता है ना, इसके द्वारा ग्राम पंचायत की जो निधि कोष होती है उसका संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित न्याय पंचायत अधिकतम कितने रुपए का जुर्माना कर सकती है? तो अधिकतम जो है 8,000 रुपये का जुर्माना कर सकती है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम और जिला स्तर के मध्य स्थापित पंचायत समितियों का कार्यकाल कितना होता है? तो जितना ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है ना उतना ही कार्यकाल होता है इन समितियों का, तो 5 वर्ष होता है। ग्राम पंचायतों के सरपंच इन समितियों के सदस्य होते हैं तथा इसके अध्यक्ष का चुनाव इन सदस्यों के द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाता है। समितियों का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है और समय से पूर्व भंग होने की स्थिति में इनका भी चुनाव 6 माह के अंदर कराना अनिवार्य होता है। 73वें संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार में प्रत्यक्ष पंचायत चुनाव कब संपन्न हुए? तो 73वें संविधान संशोधन के बाद जो है मध्य प्रदेश में पहली बार चुनाव की बात की जा रही है। कब? जब 73वां संविधान संशोधन लागू कर दिया गया उसके बाद, तो वर्ष 1994 में हुए थे। कब? वर्ष 1994 में। कब? अप्रैल में। अप्रैल 1994 में पहले चुनाव हुए थे। 74वें संविधान संशोधन का मूल उद्देश्य क्या है? तो 74वें संविधान संशोधन का मूल उद्देश्य है नगर निगम एवं नगर पालिका की स्थापना। ये 73वां नहीं है, 73वां है ग्राम पंचायतों के लिए, है ना, पंचायत अधिनियम है वो। और जो 74वां है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर निगम से संबंधित है, नगरीय प्रशासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पंचायत क्षेत्र समिति के आय के स्रोतों में शामिल नहीं होता है। तो पंचायत क्षेत्र समिति के आय के स्रोतों में क्या शामिल नहीं होता है? विश्व बैंक से प्राप्त अनुदान जो होता है ना, ये पंचायत क्षेत्र समिति के आय के स्रोतों में शामिल नहीं किया जाता है, विश्व बैंक से प्राप्त अनुदान। प्रश्न क्रमांक 46 है, नगरीय निकायों की एक बैठक का आयोजन कितने समय के भीतर कराना अनिवार्य है? तो मीटर नहीं है, भीतर है ना, कितने समय के भीतर कराना अनिवार्य है? तो नगरीय निकायों की जो एक बैठक होती है ना, 1 माह के भीतर। कितने माह की? 1 माह के भीतर, कम से कम 1 माह में एक बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। किसकी बात की जा रही है? नगरीय निकायों की बात की जा रही है, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की बात नहीं की जा रही। नगरीय निकायों की बैठक हेतु गणपूर्ति कितनी होती है? तो 1/3 सदस्य जो हैं नगरीय निकायों की बैठक हेतु गणपूर्ति होती है, 1/3 सदस्य। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 105 के अनुसार स्थानीय निकायों के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है सरकारी अनुदान। क्या है? मुख्य स्रोत है इसका सरकारी अनुदान। जो मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम है ना 1961 का, उसकी धारा जो 105 है इसके अनुसार स्थानीय निकायों की लिए राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो सरकारी अनुदान जो है मुख्य स्रोत है आय का। अगला प्रश्न है, नगरीय निकाय की बैठक में किसी सदस्य हेतु किसी प्रस्ताव को लाने हेतु कितने समय पूर्व अध्यक्ष को अवगत कराना होता है? तो देखो, नगरीय निकाय की बैठक में अगर किसी सदस्य के द्वारा कोई प्रस्ताव लाया जा रहा है तो 1 सप्ताह पूर्व जो है अध्यक्ष को बताना होगा, पहले से ही 1 सप्ताह पूर्व अध्यक्ष को सूचित करना पड़ता है। 50वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अनुसार राज्य के प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में अधिकतम कितनी संख्या में वार्ड का गठन किया जा सकता है? तो नगर पालिका निगम
अधिनियम जो 1956 है उसके अनुसार राज्य के प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में अधिकतम जो वार्ड हो सकते हैं ना 70 हो सकते हैं। कितने? 70 का प्रावधान किया जा सकता है। और न्यूनतम कितने? न्यूनतम 40 होने चाहिए। किसमें? नगर पालिका क्षेत्र की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1981 के अंतर्गत आने वाली पंचायती राज्य प्रणाली किस समिति की समीक्षा पर आधारित थी? तो MP दुबे समिति, MP दुबे कमेटी जो है ना इस पर आधारित था। कौन सा अधिनियम? पंचायत अधिनियम 1981। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1981 में जनपद पंचायत सदस्य न्यूनतम कितनी थी? तो जनपद पंचायत सदस्य न्यूनतम जो है ना 15 थे। कितने थे? जनपद पंचायत सदस्य जो है न्यूनतम 15 थे। जनपद पंचायत हेतु सदस्यों की संख्या कम से कम 15 व अधिक से अधिक जो है 30 रखी गई थी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1962 में कुल कितनी धाराएं थीं? तो मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1962 जो है उसमें कुल 393 धाराएं थी। कितनी थी? 393 धाराएं थी कुल। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता के पूर्व स्थानीय हेतु मध्य प्रांत और बरार पंचायतों हेतु अधिनियम कब प्रभावशाली हुआ? तो 28 जनवरी 1949 को। कब? मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता पूर्व स्थानीय हेतु मध्य प्रांत और बरार पंचायतों हेतु जो अधिनियम है ना 28 जनवरी 1949 को प्रभावशाली हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 55, स्वतंत्र पंचायत निदेशालय की स्थापना क्यों की गई थी? तो स्वतंत्र पंचायत निदेशालय जो है इसकी स्थापना पंचायत राज संस्थान प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए की गई थी। अगर प्रश्न पूछा जाए कि स्वतंत्र पंचायत निदेशालय की स्थापना कब की गई है तो इसका गठन किया गया था 6 सितंबर 2007 को। कब? 6 सितंबर 2007 की डेट आपको याद रखनी है। और यह संचालन हुआ इसका कब से? 2008 से ये कार्यरत है। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत भांस और परिरक्षण बिक्री नियमन अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया? तो 1998 में। क्या कब आया? 1998 में। तो आपको लगता होगा कि ऐसी चीज़ें तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं थी। तो आप जितना जो है यूट्यूब पे पढ़ लेते हो ना और लोगों से, वो सिर्फ उतना ही पढ़ाते हैं जो लगभग सभी पढ़ा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसी से जो है जैसे कह सकते हैं ना कि न्यूज़ चैनल वालों को जिस चीज़ से TRP मिलती है वो वही करते हैं, ऐसे ही यूट्यूब पर पढ़ाने वाले लोग भी वही करते हैं जिससे उनका चैनल मैक्सिमम चल सके। तो आपको कुछ खास ऊपर की चीज़ें दिखाई जाती हैं और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की जाती है आपके सामने, तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन वास्तव में जो है जिस प्रकार के कंटेंट को आपको सपोर्ट करना चाहिए वो आप करते नहीं हो। तो जैसे अभी आप देख रहे हो पिछले 2 वर्ष से हिस्ट्री के जो प्रश्न आ रहे हैं ना, उनमें से 10 प्रश्नों में से एक प्रश्न तो ऐसा रहता है जो किसी भी वीडियो से देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वो बुक से देखने को मिलता है। क्योंकि जो बुक्स पढ़ा रहे होते हैं ना टीचर, कंप्लीट कराते हैं ना, वो सभी चीज़ों को पढ़ाते हैं। लेकिन जो बुक्स नहीं पढ़ा रहे होते हैं, वो जो वीडियो लाते हैं ना, आप खुद सोचिएगा कि 500 पेज की बुक, कभी ऐसा हो सकता है कि कोई पढ़ाए और 10-12 वीडियो बनाए 1-1 घंटे की और कंप्लीट हो जाएगी? आप खुद पढ़ के देखिए, 500 पेज की बुक 10 घंटे में कंप्लीट होती है क्या खुद से पढ़ के? तो फिर तो किसी को पढ़ाना है तो समझाने में भी समय लगता है ना। उसको बार बार चीज़ों को रीड और रिपीट भी करना होता है कि बच्चे को याद हो जाए, है ना। तो फिर कैसे हो सकती 10 घंटे में कोई भी चीज़ कंप्लीट? इसीलिए बुक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। आपके पास जो भी बुक्स है ना, मैं जेन्युइनली कहता हूँ, है ना, ईमानदारी से कहता हूँ, मेरा कोई मोह ऐसा नहीं है कि मेरा चैनल खूब चले और आप खूब देखो और उस पर खूब एड्स आए और खूब पैसा बनाओ, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ ये करिए कि इस पैसे कंटेंट लीजिए, पढ़िएगा इसको भी, है ना। क्योंकि जो आपके वहाँ पर नहीं मिल रहा है वो यहाँ पर होगा कुछ ना कुछ। तो आपके जो छिद्र रह जाते हैं ना, जहाँ 1-1, 2-2 नंबर से सिलेक्शन रह जाता है, उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। बाकी आपको बुक्स से रिवीजन बहुत करना है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो वीडियो देखिए और रिवीजन भी बहुत कीजिए, है ना। सबसे ज़्यादा रिवीजन ही करना है इस परीक्षा के लिए। ये एकमात्र ऐसी परीक्षा है जिसमें जो है 75% फैक्ट पूछे जाते हैं और 25% के आसपास कॉन्सेप्ट रहता है। तो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हल करना आसान होता है, लेकिन फैक्ट याद करना कठिन होता है ना। तो इसलिए बार बार रिवीजन कीजिए। और किससे? बुक्स से कीजिएगा। सिलेबस को कंप्लीट कीजिएगा। अपने सिलेबस पर जब भी आप पढ़ते हो ना, तो हर बार सिलेबस को टिक किया करो कि हमने इसको कर लिया है। हर बार अलग पेन का प्रयोग किया करो ताकि आपको पता चल सकेगा आपने उसको कितनी बार जो है रिवीजन कर चुके हो आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश में नाटकशालाओं एवं सार्वजनिक मनोरंजक पर कर कौन लगा सकता है? तो मध्य प्रदेश में जो नाटकशालाएं हैं और सार्वजनिक मनोरंजन पर जो कर है, ये लगाने का अधिकार है जनपद पंचायत के पास। किसके पास है? जनपद पंचायत के पास ये अधिकार है। प्रश्न क्रमांक 58 है, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना कब प्रारंभ हुई है? तो मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना जो है ना 26 जनवरी 2001 को प्रारंभ हुई है। कब? 26 जनवरी 2001 को मध्य प्रदेश में ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ हुई है। इस योजना की जो फंडिंग है राज्य सरकार द्वारा 25% और केंद्र सरकार द्वारा 75% फंडिंग की जाती है। तो पूछा जाए ग्राम स्वराज योजना, तो 26 जनवरी 2001 की तारीख आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के अनुसार आयुक्त कमिश्नर एक निगम का होता है, तो क्या होता है? प्रधान कार्यकारी अधिकारी होता है। आयुक्त कमिश्नर कौन होता है? प्रधान कार्यकारी अधिकारी होता है। प्रश्न क्रमांक 60 है, मध्य प्रदेश में कितनी संख्या पर गांव में ग्राम पंचायत गठित की जाती है? तो 1000 से अधिक की जब संख्या होती है ना, तो किसी गांव में ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। 1000 से अधिक की संख्या होनी चाहिए, जिसमें 10 से 20 सदस्य होते हैं। इसका मुखिया सरपंच और सरपंच व सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो सरपंच का भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है और सदस्यों का भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन जो उप सरपंच होता है ना, उसका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो यह भी आपको याद रखना है। जब मैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगा रहा होता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो इस समय एक नहीं बल्कि 3 बुक्स सामने खुली रखी रहती हैं, ताकि कोई भी कहीं पर भी आपको कोई गलत फैक्ट ना पहुँचे, है ना। और कोई करंट अफेयर्स का ऐसा लगता है कि ये बदल ना गए हों कोई भी, तो उसको भी तुरंत वीडियो को पॉज करते हैं, पहले वीडियो रिकॉर्डिंग रोकते हैं और सबसे पहले उसको सर्च करते हैं, कन्फर्म करते हैं कि ये सही हुआ है कि नहीं। तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होता कि जिसकी जानकारी आपको गलत लग जाए। इंदौर नगर पालिका निगम किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो वर्ष 1956 में जो है इंदौर नगर पालिका निगम स्थापित किया गया था। वर्ष 2009 में सागर नगर निगम के महापौर पद पर कौन किन्नर निर्वाचित हुई थी? तो कमला बुआ जो है ना, ये सागर नगर निगम में 2009 में महापौर के पद पर निर्वाचित हुई थी। इससे पहले जो है 1999 में आपको याद रखना है कि कटनी में कमला मौसी नाम की किन्नर महिला जो है ना महापौर के रूप में निर्वाचित हुई थी। तो कमला मौसी कहाँ के लिए? कटनी के लिए, और कमला बुआ जो है ना ये सागर के लिए याद रखना है। अगला प्रश्न है, अटल किसान महापंचायत कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 15 जुलाई 2012 को अटल किसान महापंचायत कार्यक्रम शुरू किया गया था, 15 जुलाई 2012 को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस जो है 2 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 2 नवंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस नगर से हुआ है? तो मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का जो प्रारंभ है जबलपुर से हुआ है। कहाँ से हुआ है? जबलपुर से हुआ है। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का जो प्रारंभ है जबलपुर से किया गया था। जनपद पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो ब्लॉक स्तर पर होता है। जनपद पंचायत का गठन किस स्तर पर? ब्लॉक स्तर पर। 5000 से अधिक आबादी वाले विकासखंड में जनपद पंचायत का गठन किया जाता है, जिसकी सदस्य संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम जो है 25 हो सकती है। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 2011 कब से प्रभावशाली है? तो ये 23 मार्च 2011 से प्रभावशाली है। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 2011 23 मार्च 2011 से प्रभावशाली है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1993 में परिकल्पित ग्राम सभा के गठन का उद्देश्य क्या है? तो जो पंचायत अधिनियम 1993 है, इसमें परिकल्पित ग्राम सभा की जो गठन का उद्देश्य है प्रत्यक्ष राजनीतिक अधिकार आम जनता के हाथों में सौंपना इसका अधिकार है। पंचायतों की योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निर्मित वेबसाइट कौन सी है? तो पंचायतों की योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निर्मित वेबसाइट जो है पंचायत दर्पण है। कौन सी है? पंचायत दर्पण है। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव एंटोनी डीसा द्वारा 1 मई 2014 को भोपाल में पंचायत दर्पण वेबसाइट का जो है प्रारंभ किया गया था।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 70। मध्य प्रदेश में संभाग स्तर पर सर्वश्रेष्ठ जनपद पंचायत को कितनी राशि से पुरस्कृत किया जाता है? तो जो विकास खंड स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पंचायत होती है ना मध्य प्रदेश में, जो संभाग स्तर पर है ना, कौन से स्तर पर, विकास खंड नहीं, संभाग स्तर पर, उसको 5 लाख रुपए से जो है पुरस्कृत किया जाता है। और जो विकास खंड स्तर पर होती है उसे 25,000 रुपये से जो है सम्मानित किया जाता है। पंचायत विभाग द्वारा मासिक पत्रिका पंचायिका का प्रकाशन कब से किया जा रहा है? तो जो पंचायिका है ना, ये पंचायत विभाग द्वारा निकाली जाती है, मासिक पत्रिका है। जनवरी 1997 से इसका प्रकाशन हो रहा है। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम किस जिले में स्थापित किया गया? तो जबलपुर में किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम जबलपुर में स्थापित किया गया। जबलपुर सिटी अधिनियम 1950 के द्वारा वर्ष 1950 में जबलपुर नगर पालिका को जबलपुर नगर निगम में बदला गया था। अगला प्रश्न है पंचायतों हेतु वर्किंग ग्रुप ऑन पंचायत एंड कोऑपरेटिव्स संबंधी अध्ययन किस समिति ने किया था? तो SD मिश्रा समिति ने किया था। अगला प्रश्न है यदि किसी भी स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित नहीं है तो किसे आवश्यक रूप से इन वर्गों से संबंधित होना चाहिए? तो उपाध्यक्ष को जो है इन वर्गों का होना ही चाहिए। उपाध्यक्ष को इन वर्गों का होना चाहिए। भारत के पंचायती व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किन्हें कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को जो है ना भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी जो है कहा जाता है। पंचायत राज्य विषम है, तो विषम नहीं है, विषय होना चाहिए था। पंचायती राज्य जो है विषय है, तो किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज्य जो है राज्य सूची का विषय है। जब पंचायती राज्य राज्य सूची का विषय है तो केंद्र सरकार क्यों अधिनियम लाई थी, है ना, ये सोचने वाली बात है। तो देखो केंद्र सरकार जब अधिनियम लाती है ना किसी राज्य सूची के विषय पर, तो वो एक फॉर्मेट बना के देते हैं राज्यों को कि आपको इसके आधार पर जो है चीज़ों को लागू करना है। तो जैसे केंद्र सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो चतुर्थ स्तर की है ना, 4 स्तर हैं उसमें, लेकिन मध्य प्रदेश में 3 स्तर हैं। तो वो एक प्रकार के खाका बना के देते हैं कि आप इस चीज़ों को लागू कीजिए, ये जो है ना विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देंगे। प्रश्न क्रमांक 77 है सभी पंचायतों के कामकाज के लिए सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म है? तो ई ग्राम स्वराज ऐप जो है ना सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म है सभी पंचायतों के कामकाज के लिए। प्रश्न क्रमांक 78 है मध्य प्रदेश में पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को संगठित करने और बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक गैर सरकारी संगठन कार्यरत है? तो देखो जो मध्य प्रदेश में पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को संगठित करने और बढ़ावा देने के लिए एक संगठन है, और ये कैसा है? NGO है, गैर सरकारी संगठन है। समावेश आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में उपयोग होने वाले पंचायत स्तर ई शासन के लिए NIC सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। तो NIC सॉफ्टवेयर है पंचलेखा। कौन सा? पंचलेखा जो है NIC सॉफ्टवेयर है। प्रश्न क्रमांक 80 है किस ऐतिहासिक घटनाओं के लिए भूरिया समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया था? तो देखो जो 5वीं अनुसूची है उसमें जो अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित पंचायतों के लिए जो विशेष प्रावधान है ना, उसके लिए भूरिया समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया था। प्रश्न क्रमांक 81 है ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने वाली परियोजना का क्या नाम है? तो भारत नेट परियोजना। क्या है? भारत नेट परियोजना। अगला प्रश्न है मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन कौन करता है? तो ग्राम सभा करती है। मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन कौन करता है? ग्राम सभा करती है। ग्राम पंचायत में वार्डों को अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? तो ग्राम पंचायत में जो है वार्डों को अधिसूचित करने का काम करते हैं तहसीलदार। मध्य प्रदेश में कौन सा राजस्व कर राज्य सरकार द्वारा पंचायत के साथ साझा नहीं किया जाता है? तो निगमित कर। कौन सा है? निगमित कर जो है ना मध्य प्रदेश में कौन सा राजस्व कर? तो निगमित कर जो है राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के साथ साझा नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है जिला पंचायत निधि से धन को लेना और वितरित करना किसका कर्तव्य है? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी का है। जिला पंचायत निधि से धन को लेना और वितरित करना मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्य है।
बलवंत राय मेहता समिति को किसकी समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था ना, इसकी समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत में लेखा प्रणाली क्या है? तो ग्राम पंचायत में लेखा प्रणाली है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन से पहले किस क्षेत्र में पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो बुंदेलखंड में। कहाँ पर? बुंदेलखंड में जो है मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन से पहले किस क्षेत्र में पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में लागू नहीं है। ग्राम सभा के खेतों की वार्षिक लेखा परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो ग्राम सभा के खेतों की वार्षिक लेखा परीक्षा जो है ग्राम सभा द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षक के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। कहाँ पर है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद में है। मध्य भारत पंचायत अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया? तो मध्य भारत पंचायत अधिनियम को जून 1949। तो ये तो थोड़ा कहाँ खिसक गए। हाँ, तो मध्य भारत पंचायत अधिनियम जो है इसको जून 1949 में अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 का संशोधन 1994 और 1999 के बीच कितनी बार हुआ है? तो 1994 से 1999 के बीच 8 बार इसमें संशोधन किया गया है। पंचायत अधिनियम 1996 लघुवन के उत्पादन का स्वामित्व किसे स्थानांतरित किया गया? तो जो पेशा एक्ट है ना, उसके द्वारा ग्राम सभा को जो है अधिकार दिया गया कि लघुवन के उत्पादन का स्वामित्व किसके पास है? ग्राम सभा के पास है। और मध्य प्रदेश में जो है पेशा एक्ट 15 नवंबर 2022 को लागू किया गया था। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो पहली बैठक से 5 वर्ष। कितना होता है? पहली बैठक से 5 वर्ष होता है पंचायत का कार्यकाल। और पंचायत के कार्यकाल के बारे में जानकारी अनुच्छेद 243 ई में हमें देखने को मिलती है। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान एवं पंचायती राज कहाँ स्थित है? तो ये महात्मा गांधी ग्रामीण राज्य विकास संस्थान और पंचायती राज जो है ना, ये जबलपुर में है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 96। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं? तो कुल धाराएं 132 हैं और कुल अध्याय 15 हैं। पंचायत का अर्थ है संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत गठित ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वशासन की एक संरचना। किस में बताया गया है? अनुच्छेद 243 बी जो है उसमें ये परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 243 एक में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 243 बी में पंचायत का अर्थ बताया गया है और अनुच्छेद 243 सी जो है उसमें पंचायत की संरचना के बारे में बताया गया है। वार्ड समितियों के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वार्ड समितियों के गठन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 243 एस में किया गया है। किसमें? वार्ड समितियों के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 243 एस में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो ये तो आपको याद ही होगा कि 29 विषय जो है वो निर्धारित किए गए हैं। वहीं जो 12वीं अनुसूची है ना, उसमें नगरीय निकायों के लिए विषय हैं। कितने हैं? 18 विषय हैं नगरीय निकायों के लिए। नगरीय निकायों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो नगरीय निकायों से संबंधित जो निर्वाचन संबंधी मामले हैं ना, न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन जो है 243 जेड जी में वर्णित है। किसमें? 243 जेड जी में। ऐसे ही न्यायालयों का हस्तक्षेप जो है ना ग्राम पंचायतों के संबंध में किसमें है? 243 ओ में है। इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक था मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, ये होता है कंप्लीट। अब हम अगले टॉपिक पर पहुंचते हैं, मध्य प्रदेश में सुशासन। ये हमारे सिलेबस में 2024 में नया टॉपिक शामिल किया गया था, मध्य प्रदेश में सुशासन। मध्य प्रदेश में सुशासन है ना, इसका कंटेंट थोड़ा कम ही मिलता है।
तो हाँ, जो नई बुक्स आ रही हैं लेकिन अब तो उनमें ज़रूर देखने को मिल रहा है। बाकी अभी ये 100 प्रश्न है और फिर 100 प्रश्न और बाद में आपको कराए जाएंगे। जो टेस्ट सीरीज होगी ना, तो वहाँ पे भी इससे संबंधित, तो उससे बाहर कहीं कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो हमने तो बता ही रखा है आपको कि अगर आप ये 14,000 प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेते हो ना, तो 90+ स्कोर होगा आपका, अगर अच्छे से। हाँ, लेकिन अच्छे से तैयार करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक बार वीडियो देख ली और फ्री हो गए हो। आप इसका 1000 बार रिवीजन करो, जितनी बार बन सके ना उतने बार करो। तो रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद करना चीज़ों को महत्वपूर्ण है कि हमें याद करना है। मध्य प्रदेश में जो सुशासन टॉपिक है, इससे संबंधित 100 प्रश्नों को लगाते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो 19 से 25 सितंबर जो है सुशासन सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 19 से 25 सितंबर को सुशासन सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। MP अमोल ऐप का उद्देश्य किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो जो MP अमोल ऐप है ना, यह किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है अमोल ऐप। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहली मानव विकास रिपोर्ट कब तैयार की गई थी? तो वर्ष 1995 में मध्य प्रदेश में पहली मानव विकास रिपोर्ट को तैयार किया गया था। प्रश्न क्रमांक 5 है, मध्य प्रदेश विकास दिवस कब मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश विकास दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश विकास दिवस 6 अप्रैल, और अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश लोक दिवस तो 25 दिसंबर याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने लोक सेवा केंद्रों का नेटवर्क है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 430 लोक सेवा केंद्रों का नेटवर्क है। कितना है? 430 लोक सेवा केंद्रों का नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, CM हेल्पलाइन नंबर 181 को कब प्रारंभ किया गया था? तो जुलाई 2014 में इसे प्रारंभ किया गया था CM हेल्पलाइन नंबर को। मध्य प्रदेश ई जिला पोर्टल का निर्माण किस उद्देश्य हेतु किया गया है? तो मध्य प्रदेश ई जिला पोर्टल का निर्माण जो है जिला स्तर की सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के लिए किया गया है। जिला स्तर की सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के लिए किया गया है मध्य प्रदेश ई जिला पोर्टल का निर्माण। समाधान एक दिन तत्काल योजना कब शुरू की गई? समाधान एक दिन तत्काल योजना कब शुरू की गई? तो फरवरी 2018 में जो है समाधान एक दिन तत्काल योजना शुरू की गई थी। समाधान एक दिन तत्काल योजना जो है फरवरी 2018 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों की 34 प्रमुख सेवाओं को एक कार्य दिवस में ही प्रदाय किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 34.59 लाख से अधिक नागरिक लाभान्वित हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो है 2018 में शुरू किया गया था। कब? 2018 में शुरू किया गया था आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, और मध्य प्रदेश पहला राज्य है इसे शुरू करने वाला। अगला प्रश्न है, लोक सेवा गारंटी का उद्देश्य क्या है? तो सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सार्वजनिक सेवाएं जो है ना लोक सेवा गारंटी का उद्देश्य है कि सरकार द्वारा जो नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सार्वजनिक योजना जो है लोक सेवा गारंटी का उद्देश्य है। और जो मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम है 2010 में पारित किया गया, और इसे पारित करने वाला मध्य प्रदेश जो है वो पहला राज्य है। मध्य प्रदेश में डायल 100 की सुविधा कब प्रारंभ की गई? तो 1 नवंबर 2015 को डायल 100 मोबाइल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया जा रहा है, और डायल 100 मोबाइल नंबर जो है वो जारी किया गया था 1 नवंबर 2015 को। अगला प्रश्न है, निर्भया फंड कब बनाया गया? तो 2013 में बनाया गया था निर्भया फंड। महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था निर्भया फंड। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जन सेवा पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो मुख्यमंत्री जन सेवा पोर्टल जो है नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है, और मुख्यमंत्री जन सेवा पोर्टल के माध्यम से जनवरी 2023 तक लगभग 99% आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है। तो मुख्यमंत्री जन सेवा पोर्टल जो है नागरिकों को ऑनलाइन सेवा प्रदान करना उद्देश्य है इसका। कौशल विकास संचालनालय का मुख्यालय कहाँ है? तो कौशल विकास संचालनालय का जो मुख्यालय है जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में है
कौशल विकास संचालनालय का मुख्यालय जबलपुर में है। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना की शुरुआत 2017-18 में की गई थी। कब की गई है? मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना की शुरुआत 2017-18 में की गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क जो है वो भोपाल में स्थित है। ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा 16 फरवरी 2022 को की गई थी। तो मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पर है? भोपाल में है। ये अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना मुझे लगती है। मध्य प्रदेश में मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कब की गई थी? तो 4 अक्टूबर 2018 को। कब? 4 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश में मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की गई थी। समग्र पोर्टल संबंधित है, तो समग्र पोर्टल जो है ना, एकल नागरिक डेटाबेस हेतु बनाया गया है समग्र पोर्टल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों एवं जिला प्रशासन की बेस्ट प्रैक्टिसेज और नवाचार को प्रदर्शित करने हेतु निर्मित पोर्टल कौन सा है? तो ज्ञान प्रबंधन पोर्टल। आपको याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश की सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं ना, उनके जिला प्रशासन की बेस्ट प्रैक्टिसेज और नवाचार को प्रदर्शित करता है ज्ञान प्रबंधन पोर्टल। ODOP स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 से किस जिले को सम्मानित किया गया है? तो ODOP मेंशन स्पेशल मेंशन अवार्ड जो है इसको 2023 में बुरहानपुर को जो है सम्मानित किया गया है। तो ये 2023 का है और आपको डाटा याद रखना है, प्रश्न देख लेना है कि कौन से वर्ष का है ना। और 2024 का भी करंट अफेयर्स में पढ़ाया जाएगा आपको। और करंट अफेयर्स की क्लासेस जो हैं कब से शुरू होंगी? तो 20 दिसंबर के बाद से शुरू होंगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 22, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 का प्रारंभ कब किया गया था? तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 का प्रारंभ जो है 12 नवंबर 2020 को किया गया था। कब? 12 नवंबर 2020 को किया गया था। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कितने आधार स्तंभ हैं? तो 4 आधार स्तंभ हैं। कितने हैं? 4। कौन कौन से? इनको याद रख लो, इनसे भी प्रश्न बन सकता है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के आधार स्तंभ कौन कौन से हैं। पहला है भौतिक अधोसंरचना, दूसरा है सुशासन, तीसरा है स्वास्थ्य एवं शिक्षा और चौथा है अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। तो भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 24, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालित मिशन जनगण किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो मिशन जनगण है सुशासन से संबंध रखता है। किससे? सुशासन से संबंध रखता है। वहीं प्रश्न क्रमांक 25 है, 5G तकनीकों को प्रारंभ करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला कौन सा है? तो 5G तकनीकों को प्रारंभ करने वाला देश का जो पहला आकांक्षी जिला है वो विदिशा है। कौन सा है? विदिशा है। अगला प्रश्न है कि देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया जाएगा? तो देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल शहर में सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। प्रश्न क्रमांक 27 है, युवा नीति 2023 की घोषणा कब की गई थी? तो युवा नीति 2023 की घोषणा 23 मार्च 2023 को भोपाल में यूथ महापंचायत के मंच से की गई थी। युवा नीति 2023 की घोषणा। ई अनुज्ञा पोर्टल का संबंध है, तो ई अनुज्ञा पोर्टल जो है ना, इसका संबंध कृषि उपज के व्यापार को सरल बनाने से संबंधित है। ई अनुज्ञा पोर्टल। अगला प्रश्न है, सहकारिता नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो मध्य प्रदेश जो है सहकारिता नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है और मध्य प्रदेश की सहकारिता नीति 2023 है। क्या है उद्देश्य इसका? जो अंत्योदय की अवधारणा पर आधारित है, विशेष रूप से जो कमजोर वर्ग है ना, उनका आर्थिक और सामाजिक विकास करना इसका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 किस नीति का स्थान लेगी? तो मध्य प्रदेश प्रशिक्षण नीति 2001 जो है उसका स्थान लेगी मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023। अगला प्रश्न है, सरल संयोजन पोर्टल किससे संबंधित है? तो सरल संयोजन पोर्टल का संबंध विद्युत वितरण कंपनी से है। मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनी से संबंधित है सरल संयोजन पोर्टल।
प्रश्न क्रमांक 32 है, मध्य प्रदेश स्वराज नीति 2023 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जो स्वराज नीति है इसका प्रमुख उद्देश्य है शासकीय भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के बाद उपलब्ध भूमि पर आवासहीन ईडब्ल्यूएस के लिए आवास निर्माण कराना। मध्य प्रदेश आबकारी नीति 2023-24 को मध्य प्रदेश के राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया? तो 22 फरवरी 2023 को प्रकाशित किया गया था। कब? 22 फरवरी 2023 को। शराब की दुकानें स्कूल कॉलेज धार्मिक स्थल से 100 मीटर के दायरे में नहीं चलेंगी। इसका मतलब है 100 मीटर से बाहर आसपास 100 मीटर होती कितनी सी दूरी है यार। प्रश्न क्रमांक 34 है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 17 सितंबर 2023 को जो है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया गया था। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो देखने को मिल सकता है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना जो है इसका शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को किया गया था। कब? 17 सितंबर 2023 को। सीएम जन सेवा अभियान 2.0 को किस अवधि में संचालित किया गया है? तो 10 मई से 31 मई 2023। 10 मई से 31 मई 2023 सीएम जन सेवा अभियान 2.0। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कब अस्तित्व में आया? तो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान जो है ना, ये मई 2014 में जो है अस्तित्व में आया था। कब? मई 2014 में। प्रश्न क्रमांक 37 है, मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा तैयार की गई? तो मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट जो है ये तैयार की गई थी AIGGPA। इसका अर्थ है अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था। प्रश्न क्रमांक 38 है, सुशासन के मुख्य रूप से कितने पहलू होते हैं? तो सुशासन के 3 पहलू होते हैं मुख्य रूप से, जवाबदेही, पारदर्शिता और समयबद्ध कार्यवाही। सुशासन के उद्देश्य है आम आदमी का जीवन सुगम बनाना। अगला प्रश्न है, समाधान ऑनलाइन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो समाधान ऑनलाइन जो है ना इसका प्रमुख लक्ष्य है एक ही बिंदु पर इनपुट कैप्चर करना। एकल खिड़की प्रणाली सरकार और जनता के बीच एक प्रभावी इंटरफेस बनाती है समाधान ऑनलाइन। ई छात्रवृत्ति कार्यक्रम को कब लॉन्च किया गया? तो ई छात्रवृत्ति कार्यक्रम को 2013-14 में लॉन्च किया गया था और नोडल एजेंसी है मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग इसके लिए नोडल एजेंसी है। ई छात्रवृत्ति कार्यक्रम 2013-14 आपको याद रखना है। ई बेरोजगारी पंजीकरण की शुरुआत किसने की? तो ई बेरोजगारी पंजीकरण की शुरुआत जो है रोजगार कार्यालय ने की थी। किसने? रोजगार कार्यालय ने की थी। ई भूमि अभिलेख का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ई भूमि अभिलेख जो है ना कलेक्ट्रेट कार्यालय के द्वारा इसका प्रारंभ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, एकीकृत कोषागार सूचना प्रणाली का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो एकीकृत कोषागार सूचना प्रणाली जो है इसका मुख्य लक्ष्य है कोलागारों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता और समयबद्धता लाना। तो कोलागारों नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कामगारों होना चाहिए ना। कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत कब की गई थी? तो कॉमन सर्विस सेंटर जो है ना इनकी शुरुआत 2006 में की गई थी। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की एक रणनीतिक आधारशिला था CSE कॉमन सर्विस सेंटर। माफ कीजिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सुशासन के किन सशक्त माध्यमों को अपनाया है? तो मध्य प्रदेश ने जो है CM हेल्पलाइन, लोक सेवा केंद्र, समाधान ऑनलाइन और जन सुनवाई सबके लिए, ये मध्य प्रदेश सुशासन के लिए सशक्त माध्यम है। प्रश्न क्रमांक 46 है, राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश का कौन सा देश में स्थान है? तो प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। वर्ष 2023 में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वर्ष 2023 में ई गवर्नेंस पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन है भोपाल में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, सुशासन सूचकांक कितने क्षेत्रों पर आधारित होता है? तो ये 10 क्षेत्रों पर आधारित होता है। सुशासन सूचकांक जो है 10 क्षेत्रों पर आधारित होता है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक में मानव संसाधन विकास क्षेत्र में मध्य प्रदेश की रैंकिंग कितनी है? तो मानव संसाधन विकास क्षेत्र में मध्य प्रदेश की रैंकिंग 8वीं है। प्रश्न क्रमांक 50 है, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी पोर्टल 2.0 को कब शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी पोर्टल 2.0 जो है ये 2012 में शुरू किया गया था। कब? 2012 में। प्रश्न क्रमांक 51 है, ई गवर्नेंस को कितने आधार स्तंभ निर्धारित किए जा सकते हैं? तो ई गवर्नेंस के जो है 4 आधार स्तंभ हैं। कौन कौन से हैं ई गवर्नेंस के 4 आधार स्तंभ? लोग, प्रक्रिया, तकनीक और संसाधन। लोग, प्रक्रिया, तकनीक और संसाधन ई गवर्नेंस के 4 आधार स्तंभ हैं। लोग, प्रक्रिया, तकनीक और संसाधन। ये प्रश्न जो है लास्ट ही टाइम परीक्षा में पूछा गया था। तो ये तो नहीं पूछा गया था कि कितने आधार स्तंभ हैं, लेकिन ये पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन से हैं। तो लोग, प्रक्रिया, तकनीक और संसाधन आपको याद रखने हैं। 53 है, एमपी ज्ञानदूत पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था? तो एमपी ज्ञानदूत पोर्टल जो है इसको 2000 में लॉन्च किया गया था। सन 2000 में लॉन्च किया गया था, जनवरी में। इसकी शुरुआत जो है एमपी ज्ञानदूत पोर्टल की धार जिले से की गई थी और मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस की शुरुआती पहलों में से ये एक था। अगला प्रश्न है, एमपी ऑनलाइन किनकी संयुक्त उद्यम कंपनी है? तो एमपी ऑनलाइन जो है ना मध्य प्रदेश सरकार और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है ना इसकी संयुक्त उद्यम है ना। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जन सेवा कॉल पर सेवा को कब लॉन्च किया गया? तो दिसंबर 2020 में मुख्यमंत्री जन सेवा है ना इसको लॉन्च किया गया था। सीएम जन सेवा लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत एक अभिनव सार्वजनिक सेवा प्रणाली है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल को कब लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया है 2017 में। कब लॉन्च किया गया है? 2017 में जो है मुख्यमंत्री डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है पोर्टल पर। कब? 2017 में। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पोर्टल का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पोर्टल है इसका प्रमुख लक्ष्य है मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित की जाने वाली गतिविधियों एवं उप गतिविधियों की सतत निगरानी करना। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 में 4 प्रमुख स्तंभों को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है कि ई विवेचना ऐप किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो मध्य प्रदेश पुलिस की प्रमुख पहल है ई विवेचना ऐप। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ई विधानसभा की फल को कब लॉन्च किया गया? तो लॉन्च किया गया है इसे कब? 2020 में। मध्य प्रदेश ई विधानसभा पहल होना चाहिए, फल नहीं है ना। तो ई विधानसभा पहल जो है ना को कब लॉन्च किया गया है? 2020 में लॉन्च किया गया है। ई गिरदावरी ऐप किस विभाग से संबंधित है? तो जो ई गिरदावरी ऐप है ना ये राजस्व विभाग से संबंधित है। स्वान एमपी स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क को कब लॉन्च किया गया? तो स्वान एमपी स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जो है इसे 2008-2009 में लॉन्च किया गया है। स्वान एमपी का मुख्यालय भोपाल में है और मध्य प्रदेश के 51 सरकारी विभाग, 9 सार्वजनिक उद्यम और 41 संगठन स्वान का हिस्सा हैं। पंचलेखा पंचायत राज्य इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को कब लॉन्च किया गया? तो इसे 2005 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया है? 2005 में लॉन्च किया गया है। पंचलेखा को 2005 में लॉन्च किया गया है। प्रश्न क्रमांक 63 है, मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की डिलीवरी में सुधार के लिए किसकी शुरुआत की है? तो परख की शुरुआत की है। बुनियादी सेवा प्रबंधन प्रणाली परख जो है ना इसकी शुरुआत की है। वेब आधारित रूरल सॉफ्ट मॉनिटरिंग सिस्टम किस विभाग की प्रमुख निगरानी है? तो जो वेब आधारित रूरल सॉफ्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है ये ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख निगरानी प्रणाली है। अगला प्रश्न है, जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक वेब आधारित प्रणाली का क्या नाम है? तो जल मुलायम। क्या है इसका नाम? जल मुलायम इसका नाम है। 331 ऐप को वर्ष 2021 में किसके द्वारा संचालित किया गया? तो इंदौर निगम के द्वारा जो है 331 ऐप को इंदौर निगम के द्वारा जो है संचालित किया गया था। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी के नवाचारी उपयोग से
ई गवर्नेंस व्यवस्थाओं को लागू कर मध्य प्रदेश ने वर्ष 2007 से लेकर अब तक कितने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जीते हैं? तो 2007 से अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने 23 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जो हैं जीते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MAPIT जो है ना, किस विभाग की महत्वपूर्ण संस्थान है? तो ये विज्ञान एवं तकनीकी विभाग मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख संस्थान है। MP कोड प्रोजेक्ट किसके द्वारा विकसित की गई है? तो MP कोड प्रोजेक्ट जो है ना, MAPIT के द्वारा, किसके द्वारा? MAPIT के द्वारा MP कोड प्रोजेक्ट जो है विकसित की गई है। MP फॉर्म गेट ऐप को 20वां SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 क्यों दिया गया? तो कृषि उपज की बिक्री करने के लिए दिया गया था। क्यों दिया गया था? कृषि उपज की बिक्री करने के लिए दिया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में देश में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। वहीं इस श्रेणी में 5वें स्थान पर है भोपाल, जबलपुर 13वें स्थान पर और ग्वालियर जो है वो 41वें स्थान पर है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में मध्य प्रदेश किस स्थान पर पहुंच गया है? तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है ना, इसमें मध्य प्रदेश 7वें स्थान पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 के पहले संस्करण का विमोचन कब और कहां किया गया था? तो मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 जो है 4 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में इसको जो है विमोचन किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार का आनंद मंत्रालय किसके साथ मिलकर प्रदेश का हैप्पीनेस इंडेक्स बनाने का काम कर रहा है? तो IIT खड़गपुर के साथ मिलकर जो है इस इंडेक्स को बनाने का काम कर रहे हैं ये दोनों। देश की पहली आर्टिफिशियल कैनो सलालम अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो कैनो सलालम अकादमी जो है वो ग्वालियर में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, मेरी गिरदावरी मेरा अधिकार में अब किसान अपनी फसल की जानकारी किस ऐप के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे? तो MP किसान ऐप जो है ना, इसके माध्यम से दर्ज कर सकेंगे अपनी जो है जानकारी। राज्य की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो भोपाल में उच्च शिक्षा संस्थान में जो है राज्य की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की विभिन्न सरकारी वित्त योजनाओं घोषित योजनाओं में बैंक से मिलने वाले ऋण के आवेदन से लेकर उसकी मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग का कार्य अब किस पोर्टल के जरिए किया जाएगा? तो ये किया जाएगा समस्त पोर्टल के जरिए। किसके द्वारा? समस्त पोर्टल के जरिए ऐसा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे जिले हैं जहां 100% बचत और चालू खाता लेन देन डिजिटल है? तो बैतूल और विदिशा 2 ऐसे जिले हैं जहां पर 100% जो है डिजिटल जिले का दर्जा प्राप्त हुआ है इन्हें। मध्य प्रदेश में किस पोर्टल के माध्यम से लकड़ी के ऑक्सीजन किए जाने से पारदर्शी प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप पूर्व की तुलना में अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है? तो फॉरेस्ट ई ऑक्शन पोर्टल। किससे? फॉरेस्ट ई ऑक्शन पोर्टल। प्रदेश में ये क्या हो गया है? प्रदेश में कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क स्थापित करने की योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो CORS योजना है, इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश में सीमांकन की प्रक्रिया को सरल, शुद्ध एवं शीघ्र करना। अगला प्रश्न है, ई-रूपी योजना कब प्रारंभ की गई? तो ई-रूपी योजना जो है 18 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ की गई थी। ई-रूपी योजना का प्रारंभ 18 अक्टूबर 2022 को किया गया था। ई-रूपी को किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ई-रूपी को जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था ई-रूपी को। घरेलू हिंसा सहायता योजना कब प्रारंभ की गई? तो 18 जनवरी 2022 को घरेलू हिंसा सहायता योजना प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का प्रारंभ कब किया गया? तो कहाँ से किया गया पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन मुक्ति मिशन जो है ना, शहडोल से प्रारंभ किया गया है और 2047 हमने लक्ष्य रखा है सिकल सेल रोग को खत्म करने का। मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान का शुरुआत कब
किया गया? तो 3 अगस्त 2023 को किया गया था। कब? 3 अगस्त 2023 को। एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई? तो सीहोर जिले से जो है एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और अगला प्रश्न है, जन कल्याण व स्वराज अभियान प्रारंभ हुआ? तो 17 सितंबर 2021 को जन कल्याण व स्वराज अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, टैलेंट सर्च अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो टैलेंट सर्च अभियान का शुभारंभ जो है 24 अगस्त 2021 को किया गया था। कब? 24 अगस्त 2021 को टैलेंट सर्च अभियान का शुभारंभ किया गया था। विजन जीरो मध्य प्रदेश योजना का उद्देश्य क्या है? तो विजन जीरो मध्य प्रदेश योजना का उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, घायलों की जान बचाने के लिए सुरक्षित परिवहन प्रणाली का उपयोग करना। अगला प्रश्न है, राजस्व सेवा एवं ग्राम सेवा अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो राजस्व सेवा एवं ग्राम सेवा जो अभियान है इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2021 को शहडोल जिले के ग्राम जमुई से किया गया था। अगला प्रश्न है, किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीणों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने हेतु जुलाई 2021 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो किसानों की आय को बढ़ाने और ग्रामीणों के लिए नए रोजगार पैदा करने के लिए कस्टम प्रोसेसिंग योजना को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, मिशन अर्थ कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो मिशन अर्थ कार्यक्रम का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि से है और ये 3 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ था। मिशन अर्थ कार्यक्रम का अंदाजा आप ये नहीं लगा लेना कि अगर पढ़ के नहीं जाओगे ना तो नहीं, तो पृथ्वी से संबंधित या ज्योग्राफी से संबंधित कुछ लगा के आ जाओ। अगला प्रश्न है, स्टार्स परियोजना का प्रारंभ कब किया गया? तो 23 फरवरी 2021 को जो है ये प्रारंभ हुई थी। मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। लॉन्च पैड स्कीम किस विभाग द्वारा आरंभ की गई? तो लॉन्च पैड स्कीम जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के विभाग के द्वारा जारी की गई है। अगला प्रश्न है, मैं भी डिजिटल अभियान कब से कब तक चलाया गया? तो मैं भी डिजिटल अभियान जो है 4 जनवरी 2021 से 22 जनवरी 2021 तक चलाया गया था। हेल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है भोपाल से। हेल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ भोपाल से किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से इसे प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को जो है मध्य प्रदेश पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, साइबर क्राइम रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए इंदौर पुलिस का प्रमुख ऐप कौन सा है? तो साइबर कॉप ऐप है। कौन सा है? साइबर कॉप ऐप है। ये जो ऐप है ना साइबर क्राइम को रोकने के लिए है। इसके अलावा आपको याद रखना है बलराम ऐप, किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना बलराम ऐप। सागो बड़ी ऐप, पर्यटन स्थल से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए सागो बड़ी ऐप है। तो ये तो थे हमारे यूनिट 5 में जो हमारा पार्ट 2 है ना मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, उससे संबंधित 300 प्रश्न, जिन्हें आपको एक बार और रिवीजन कर लेना है तो उतने में आपको याद हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग जो है कल ही आएगा यूनिट 6 का वीडियो आएगा। और यूनिट 6 में कितने प्रश्न रहेंगे तो हम बता देते हैं। तो 900 प्रश्न रहेंगे यूनिट 6 में। उसमें मध्य प्रदेश और भारत दोनों की अर्थव्यवस्था जो है वो एक साथ रहेगी, है ना। तो कंप्लीट वीडियो रहेगा, 900 प्रश्न रहेंगे अगले वीडियो में, तो जो कि आपको कल मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।